सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। आज हम ये कॉपी चेक कर रहे हैं एमपीपीएससी मेंस के लिए। इसमें चूंकि आप जानते हैं कि इस समय तीन प्रकार क्वेश्चन पूछे आते हैं। 2 मार्कर है, 7 मार्कर और 10 मार्कर, है ना। तो यहाँ पे तीनों प्रकार के क्वेश्चंस लिखे गए हैं। तो आइए ज़रा चेक करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये साइंस के लिए है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है फ्लाई एश पर। तो यहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ ए फाइन पाउडरली रेजिड्यू फॉर्म ड्यूरिंग कोल combustion इन पावर प्लांट्स कास्ड बाई बर्निंग कोल। नॉट नेसेसरी, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपने लिख रखा है इट इज फॉर्म ड्यूरिंग कोल combustion मैनेज बाई यूजिंग इन सीमेंट एंड ब्रिक्स मेकिंग। सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा फ्लेवरी बनाने का प्रयास ना करें, सिंपल तरीके से लिखें कि फ्लाई एश क्या है, आपने डिफाइन कर लिया। पाउडरली रेजिड्यू है, फॉर्म ड्यूरिंग कोल combustion। इसमें थोड़ा सा ये ऐड कर सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन सीमेंट एंड ब्रिक्स इंडस्ट्री, दैट्स इट। बाकी बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है ना। इतना लिखें, बिल्कुल सिंपल तरीके से सेंटेंसेस को इस्तेमाल करें। बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग दैट कि जो हम कॉपी चेक करने वाले जो वहाँ पर रहते हैं, उनमें वो उनकी जो एज ग्रुप होती है दे आर 60+, 60 के एज ग्रुप वाले होते हैं। तो उन्हें बहुत फ्लेवरी सेंटेंसेस पसंद नहीं आते। तो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करना है कि कोई ऐसा ग्राउंड उनको मिले। तो मेक द थिंग्स वेरी सिंपल। जो सेंटेंसेस लिखे हैं उसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से लिखे जाएं। कर्सिव राइटिंग, योर राइटिंग इज़ वेरी गुड, बट ये भी प्रयास करें कि जो राइटिंग आप लिख रहे हैं वो रीडेबल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जैसे ये बहुत सुंदर राइटिंग है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट रीडेबल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। थोड़ी खराब राइटिंग भी चलेगी, बट रीडेबल प्रॉपर तरीके से एक ही चीज़ होना चाहिए। उसमें फिर वहाँ पर कॉपी चेक करने वाले को जरा सा भी फील ना हो कि ये हो सकता है या ये हो सकता है। ऑलराइट, तो यू शुड मेक श्योर दैट कि थोड़ी सी हमें कर्सिव राइटिंग को थोड़ी सी कम करनी है। हालांकि योर राइटिंग इज प्रॉपरली रीडेबल, बट कुछ जगहों में हल्का सा हैवीनेस महसूस हो रही है रीडिंग करने में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। सेकेंड क्वेश्चन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कलरलेस गैस फॉर्म्ड बाई burning fossil fuels and by respirations reduced by planting trees and using clean energy। CO2 जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए CO2 जब क्वेश्चन हमारे MPPSC की तरफ पूछा आता है, सो फर्स्ट यू शुड बेसिकली क्लैरिफाई दैट दिस इज द ग्रीन हाउस गैस। जब भी हम CO2 डिस्कस कर रहे हैं तो उसको ग्रीन हाउस गैस जरूर लिखना है ना। बिकॉज हमें क्या है कि इस समय हमारे PSC का जो ये कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, तो आप ये लिख सकते हैं कि यदि बढ़ता है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। सच काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड मेंशन, है ना। हालांकि आपने अपने हिसाब से लिखा है, दैट्स वंडरफुल, लेकिन ये प्रयास करना है कि कुछ टर्म्स जो है हमें लिख लेने हैं, कुछ कीवर्ड्स को लिख लेने हैं, जिसको हमें प्रयास करना है कि जितना ज़्यादा हम यूज़ कर सकें उतना ज़्यादा यूज़ करें, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी है ना। वैसे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखा ही जाता है, बट ये प्रयास करना है कि बेस्ट आंसर जो है उसको थोड़ा सा हमें रिप्रेजेंट करने का प्रयास करना है ना। फिर यहाँ पे यूट्रोफिकेशन, ओके, इट इज न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इन वाटर बॉडीज, ओके, कॉजिंग एक्सेसिव अलगे ग्रोथ, दैट्स फाइन। इफेक्ट क्या है, ऑक्सीजन डिप्लीशन, हार्म टू एक्वायर एक्वाटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। थोड़ा सेंटेंसेस कंप्लीट करना है, बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना है ना। थोड़ा सेंटेंसेस कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने का प्रयास करें। कम लिखें चलेगा, लेकिन सेंटेंसेस कंप्लीट होना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि जो एग्जामिनर, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करनी पड़ती है ना। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब भी आप CFC लिखे हैं तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जरूर आपको लिखना है, फुल इसका फॉर्म लिखना है ना। फुल फॉर्म लिखने से आपको ये क्लेरिफाई कर देते हैं कि यू नो व्हाट द फुल फॉर्म। ये चीज़ें लिखने का भी पॉजिटिव इंपैक्ट निकलता है ना। दीज आर द ओके कंपाउंड्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एरोसोल्स, दैट्स फाइन। इट कॉजेज ओजोन डिप्लीशन एंड एफर्ट क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आप लिख सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया क्या था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जितने भी क्लोरीन सब्सटेंसेस हैं, क्लोरीन के जो कंपाउंड्स हैं, उसको पे ब्रेक लगाया गया था, रोक लगाया गया था ना। दैट्स फाइन। इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर, इसेंशियल फॉर एक्वाटिक लाइफ। लो डू हार्म्स ऑर्गेनिजम्स, थोड़े सेंटेंसेस का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से करें। एफर्ट्स क्या है, रिड्यूस पोल्यूशन एंड प्रमोटिंग, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। थोड़ा सेंटेंसेस का फॉर्मेशन थोड़ा सा भी थोड़ा सा नॉर्मल करें, सिंप्लीफाइड करें, डू नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, मेक इट सिंपल। अगला हमारा तो 2 मार्क क्वेश्चन हम कह सकते हैं, दैट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट थोड़ा सा प्रयास करें, फुल सेंटेंसेस लिखने का प्रयास करें, और थोड़ा सा कीवर्ड्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, CO2 वगैरह जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस सिस्टम से इस्तेमाल जरूर करें। ये थोड़ा सा आपके पॉजिटिव
असर डालता है आपके आंसर में, है ना। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से डिस्कस करें, है ना। अगला आपके सामने इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, ये आपका कितने मार्कर है? 7 मार्कर है। ओके, undesirable changes in the normal physical, chemical and biological components of atmosphere due to natural or man-made causes. Okay, makes it harmful for humans, not only humans but for living beings, है ना। तो आप living beings लिखें। impact on human health, respiratory diseases, okay, and cardiovascular disease। कभी भी शॉर्ट में नहीं लिखना है इस तरह से, डोंट राइट दैट लाइक दिस, पीपल सीनियर पीपल डोंट लाइक दिस, है ना। कभी भी शॉर्ट में चीज़ों को लिखने का प्रयास ना करें। इम्पैक्ट ऑन मरीन इकोसिस्टम, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कोरल ब्लीचिंग एंड एसिड रेन, दैट्स फाइन। राइज इन सी लेवल, causes global warming, ozone depletion लीडिंग अल्टीमेटली टू मेनी अदर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इशूज। तो इसमें थोड़ा सा लिखे, मेंशन करें प्रॉपर तरीके से कौन से एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं दे आर लीडिंग टू ओजोन डिप्लीशन, है ना। ये प्रॉपर तरीके से मेंशन करना जरूरी है। यूट्रोफिकेशन ड्यू टू केमिकल फ्रॉम इंडस्ट्रीज इनटू एयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे हल्का से ये मेंशन करें प्रॉपर तरीके से कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो ओजोन डिप्लीशन, यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं, है ना। थोड़ा सा ये हल्का सा मेंशन करेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा बेहतर होंगी। वेन एवर यू राइटिंग द 7 मार्कर आंसर, मेक श्योर दैट कि ओके लिखा है आपने लास्ट में, many international efforts has been taken to control like Montreal Protocol and Kyoto Protocol। तो यहां पे प्रयास करना है, फुल सेंटेंसेस लिखना है ना। यू हैव टू राइट द फुल सेंटेंसेस। जब भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखें तो फुल सेंटेंसेस लिखें और साथ में भी लिखें कि अभी रिसेंट में क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो इसको भी हल्का सा आप चाहें तो कोट कर सकते हैं, जो कि करंट इशूज से चीज़ों यदि आप रिलेट करते हैं, खास तौर से जो अभी हाल ही के जो हमारे कुछ कन्वेंशंस हैं उसको यदि आप मेंशन करेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा, है ना। बाकी आपका आंसर बढ़िया है, इट्स फाइन, बट थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट ही हो सकता है कि जो आपने एस्पेक्ट्स लिखे हैं 3-4 एस्पेक्ट्स, दैट्स फाइन, बट कंक्लूडिंग रिमार्क्स को थोड़ा सा हल्का 7 मार्कर आप लिख रहे हैं तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा करें, है ना। चलिए, डिफाइन एयर पोल्यूशन इन इट्स काजेस, इफेक्ट्स एंड एफर्ट्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट, ओके ये 10 मार्कर है, दैट्स फाइन, इज द मोस्ट okay environmental issue today, especially in the fast growing urban areas। definition क्या है? undesirable changes in normal physical, chemical and biological components of atmosphere due to natural or man-made causes which may be harmful for humans, that's fine। air pollution causes natural and man-made, okay, volcanic eruption, forest fire, earthquake, pollen grains, man-made excessive use of fossil fuels, uncontrolled deforestation। डिफॉरेस्टेशन आप यूज करिए, अनकंट्रोल्ड टर्म इस्तेमाल मत करिए, बिकॉज यहाँ पे ये रहता है कोई भी डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड नहीं होता एक्चुअली। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें, ऐसे टर्म्स को इस्तेमाल करिए डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज यदि कोई इन्वायरमेंटल प्रेमी वहाँ पे बैठा होगा कॉपी चेक करने के लिए तो दे विल बी लाइक थोड़ा सा वो एंगर महसूस करेंगे। अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन, वाटर बर्निंग, वेस्ट बर्निंग एंड लैंडफिल्स, ओके दैट्स फाइन। मेजर एयर पोल्यूटेंट्स में मीथेन है, ऑक्सीजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मेजर एयर पोल्यूटेंट्स में आप कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी चीज़ों को भी डिस्कस कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल वन। खासतौर से कार्बन मोनोऑक्साइड जब इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो खासतौर से हमारे सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें महसूस होती हैं, तो वो चीज़ों को भी आप इसमें कोट कर सकते हैं। इफेक्ट्स क्या हैं? इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस, occupational respiratory diseases such as asbestosis, silicosis, asthma, effect on marine ecosystem, rise in sea level, acid rain, rise in sea level। राइज इन सी लेवल का जो मेन कॉज होता है वो डायरेक्टली एयर पोल्यूशन नहीं होता, बट बेसिकली दैट्स ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग काजेज द राइज इन सी लेवल। तो उसको प्रॉपर तरीके से यदि आप लिखना चाहते हैं तो यू कैन मेंशन दैट थिंग कि आप उसको प्रॉपर जस्टिफाई करते हुए लिखें कि ये राइज इन सी लेवल कैसे होता है ना। थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। एसिड रेन, दैट्स फाइन। ओजोन डिप्लीशन, दैट्स फाइन।
ओजोन डिप्लीशन, चूंकि यहाँ पे आप 10 मार्कर लिख रहे हैं तो हल्का सा आप मेंशन कर सकते हैं कि ओजोन डिप्लीशन कौन से सब्सटेंसेस के कारण होता है ना। एफर्ट्स है यहाँ पे इंटरनेशनल एफर्ट्स में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस कॉन्फ्रेंस है। नेशनल एफर्ट्स में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स हैं, दैट इज आर्टिकल 21 आर्टिकल ओके। स्टैट्यूटरी एफर्ट्स हैं एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1991। इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स हैं, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, ऑड इवन रूल है, 10 फाइन। कम्युनिटी एफर्ट्स में चिपको आंदोलन है, साइलेंट वैली मूवमेंट है, अपिको मूवमेंट है, ओके यू रोट सो मेनी मूवमेंट्स। With the global cooperations and effective national initiatives like NCAP and BS6 standards, we can pave a path for cleaner, healthier air and sustainable future. इसमें अपने थोड़ा सा ये डिस्कस कर सकते हैं आपकी जो हमारे यहाँ खासों से इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक इस्तेमाल की जा रही है, तो उसको भी हल्का सा आप कोट कर सकते हैं कि दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग टू रिड्यूस द दैट थिंग। सेकेंड थिंग ये आप बोल सकते हैं कि जो हमारे खासों से, चूँकि एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो खासों से विशेष ग्राउंड लेवल पे यदि आप थोड़ा देखें, जैसे विलेज एरिया में यदि देखें तो वहाँ पे खासों से जो खाना बनता था वो आमतौर पर या तो लकड़ी बर्न कर रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, उससे खाना बनाते हैं, या तो कंडे का इस्तेमाल करते हैं ना, काऊ डंग जो आपका क्या बोलते हैं, डंग केक, काऊ डंग केक जो होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो इन चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि उसके कारण जो है उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। और राइट नाउ हमने सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव चलाए हैं, इसमें खासों से गांव में हम लोगों ने जो खासों से जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, पोल्यूशन को कम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो यू कैन मेंशन दैट थिंग एज वेल, है ना। थोड़ा सा ग्राउंड से चीज़ों को रिलेट करके बताएं, हल्का सा प्रयास करें कि बहुत ज़्यादा फैक्ट डालने की बजाय थोड़ा सा इसमें चीज़ों को एसोसिएट करने का प्रयास करें कि ये चीज़ें हमें हम लोग ग्राउंड लेवल पे हमने इस चीज़ को महसूस किया है और वहाँ पे सरकारों ने ये प्रयास किए हैं। तो प्रयास ऐसा लगे कि यस यू रोड द प्रयास ट्राई, सरकार ने जो प्रयास किए हैं। सिर्फ एक लाइन से लिखने से थोड़ा सा वो जस्टिफाइड महसूस नहीं होता, बिकॉज हियर वी आर नॉट लुकिंग टू जस्ट लुक एट द सो मेनी फैक्ट्स, हियर वी आर लुकिंग योर एनालिटिकल स्किल्स। आपकी एनालिटिकल स्किल्स कितनी अच्छी है वो भी चीज़ें यहाँ मैटर करती है। तो आपको फैक्ट्स तो लिखना ही है, लेकिन साथ में अपना एनालिटिकल फैक्ट्स जो है उसको भी प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए। आपके आंसर में आपके इमोशंस जो है रिप्रेजेंट होने चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे इमोशंस कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, मोस्टली फैक्ट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो फैक्ट्स रिफ्लेक्ट होने से कई बार उतने नंबर अच्छे नहीं मिल पाते, है ना। यू मस्ट ब्रिंग सम इमोशंस इन योर आंसर्स। तो ये चीज़ें ज़रूरी है थोड़ा सा। तो प्रयास करें कि थोड़े पॉजिटिव जो ऑरा है वो क्रिएट करने का प्रयास करें, है ना। तो बहुत ज़्यादा फैक्ट के लिए परेशान मत हों, प्रयास करें। हल्का सा आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, बट मेक श्योर दैट कि उसमें पैराग्राफ में जस्टिफाइड तरीके से नॉर्मल जो फीचर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंशन किए गए हैं। आई एम श्योर गॉट द पॉइंट, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके दैट्स फाइन। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ओके 7 मार्कर लिखा है आपने। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स अप द अर्थ सरफेस। All right. Incoming short waves solar radiation is absorbed by Earth's surface and radiates energy as a long wave infrared radiation. Greenhouse gases such as CO2, CS4, N2O, water vapor in troposphere absorbs, remit radiation, results in trapping the heat in lower atmosphere, maintaining the Earth's average temperature. It causes क्या है, burning of fossil fuels, deforestation, rapid urbanization. Efforts क्या है, Paris Agreement, renewable energy adoption, afforestation. थोड़ा सा इसमें सेंटेंसेस के फॉर्म में लिखें। ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए हमारे ये प्रयास हैं। तो जस्ट मेक द सेंटेंसेस। एक्चुअली सेंटेंसेस काफ़ी कम लिखे जा रहे हैं, मोस्टली राइटिंग द कीवर्ड्स ओनली। तो प्रयास करें सेंटेंसेस का फॉर्मेशन थोड़ा सा लें, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हल्का सा आप ये भी एनालाइज कर सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो हम लोग खासों से जो बचपन में पढ़ते आए हैं, किस तरह से जो कोल्ड एरिया होती हैं वहाँ पर हम लोग कांच के घर बनाते हैं, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो मेक श्योर दैट कि वो थोड़ा सा एक कह सकते हैं इस तरह के एग्जांपल्स को भी थोड़ा सा कोट कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो गुड वन, है ना। प्रयास करें सेंटेंसेस का फॉर्मेशन थोड़ी करें और थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट्स को सेंटेंसेस के फॉर्म में यदि आप लिखेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, है ना। तो थोड़ा सा इसके कॉजेज आप लिख रहे हैं, एफर्ट्स लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एफर्ट्स किस चीज़ के एफर्ट्स लिख रहे हैं, उसको कम करने के लिए लिख रहे हैं या ज़्यादा करने के लिए लिख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हल्का मेंशन करें। सेकेंड चीज़ है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपको लिखना है।
ऐसा नहीं लिखना है कि आपको सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव लिखना है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट यदि है तो उससे कारण ही हमारा वातावरण गर्म है ना। दिस इज़ नॉट वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा बैड ही है, खराब ही है, उसका कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। तो दोनों चीज़ों को प्रयास करें, प्रॉपर तरीके से मेंशन करें। बहुत सारे फैक्ट्स को ऐड करने के लिए जो अपना वो है डिज़ायर है उसको थोड़ी सी कम करें, और ये प्रयास करें हल्का सा एनालिटिकल व्यू पॉइंट भी हल्का सा इसमें मेंशन करें, तो आपके आंसर का लुक अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्या होता है कि हमारा पूरा बॉडी होता है, इंटायर बॉडी है। अब बॉडी में क्या होता है कि बॉडी में लगभग हर चीज़ होनी चाहिए, तब जाके बात बनती है, तब जाके उसका लुक अच्छा आता है। तो हमें जब इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लिख रहे हैं तो उसमें प्रयास करें कि ये चीज़ें ध्यान रखें कि जैसे यू इस तरह से आप समझ सकते हैं चीज़ों को कि लाइक यू आर राइटिंग समथिंग टू एक्सप्लेन बेसिक। जैसे कि कहते हैं ना 5 के बच्चे, 5 साल के बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये क्या, 5 साल का बच्चा यदि पूछता है आपसे कि ये क्या है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं बताएंगे, सिंपल चीज़ें बताएंगे। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में बहुत सिंपल चीज़ें लिखी जाती हैं। इंट्रोडक्टरी फॉर्म में आप बिल्कुल सिंपल तरीके से डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, या बिल्कुल सिंपल तरीके से चीज़ों को जैसे आप करते हैं उसको आप लिख सकते हैं ना। डोंट मेक इट टू मच कॉम्प्लिकेटेड। बॉडी पार्ट्स में उसके बाकी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव्स क्या हैं, या उससे किस चीज़ में इफेक्ट है वो डिस्कस कर सकते हैं। उसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए सरकार के द्वारा वो हल्का सा मेंशन कर सकते हैं। सच काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डिस्कस इन द बॉडी पार्ट। फिर कंक्लूडिंग रिमार्क की बात करें तो प्रयास करें वेन एवर यू राइट द आंसर, खासतौर से चाहे 7 मार्कर हो चाहे वो 10 मार्कर हो, जब भी 7 मार्कर 10 मार्कर आंसर लिखें तो कंक्लूडिंग रिमार्क जरूर लिखें। कंक्लूडिंग रिमार्क में सेंटेंसेस का फॉर्मेशन जरूरी है। तो जो भी आपने मिडिल पार्ट में लिखा है उसी को समराइज करते हुए कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ निगेटिव चीज़ें, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक तरीके से चीज़ों को लिखने का प्रयास करें। तो कंक्लूडिंग रिमार्क जब भी लिखें तो कम से कम 3-4 लाइन का आपका 7 मार्कर में होना चाहिए, तो जिससे आपका लगे कि यस यू आर राइटिंग सम इमोशंस, आपका एक पॉजिटिव और बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। 10 मार्कर जो क्वेश्चंस हैं तो उसमें थोड़ा सा बड़ा आपका कंक्लूजन होना चाहिए, कम से कम 5-6 लाइन का होना चाहिए, 6-7 लाइन का होना चाहिए। तो वहां पर क्या होता है कि महसूस होता है कि यस यू आर राइटिंग, यू आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर फॉर दैट। तो ये थोड़ा सा प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आई एम श्योर गॉट द पॉइंट कि हमें 7 मार्कर जब लिखने हैं या 10 मार्कर लिखे हैं, दोनों में प्रयास करें कि फुल बॉडी पार्ट्स लिखें। मतलब अपना इंट्रोडक्टरी है, कंक्लूडिंग रिमार्क, अब उसमें कंक्लूजन अलग से लिखना नहीं है आपको, कंक्लूजन आप लिख रहे हो है ना, इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हो, यू नीड नॉट राइट द वर्ड्स, बट आपको पैराग्राफ वैसे ही बना के लिखने हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो आपके आंसर के लुक को थोड़ी ज़्यादा बेहतर करेगा। अभी शुरू में मैं नहीं मानता कि आपका जो इस तरह से सेंटेंसेस का फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा होगा, बट स्लोली जब आप लिखना शुरू करेंगे तो चीज़ें समय के साथ में काफ़ी अच्छा बिल्डअप होगी, और वो आपको समय के साथ में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिलाएगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है पैटर्न। रेदर आन थिंकिंग टू मेनी फैक्ट्स अबाउट इट, आपको प्रयास करना है कि जो आपके सेंटेंसेस हैं, आपका जो आंसर का जो एक सिस्टम है वो बेहतर होना चाहिए, और वो बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मेंशन होनी चाहिए। प्रयास करें कि वर्ड्स लिखने की बजाय थोड़ा सा उसके फुल सेंटेंसेस लिखने का प्रयास करें, वो आपके आंसर के लुक को ज़्यादा बेहतर करेगा। हालांकि कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे कीवर्ड्स लिखने में ज़्यादा बेनिफिट होता है ना, तो वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। जैसे एफर्ट्स में यहाँ पे आप लिख दिया पेरिस एग्रीमेंट 2015 हमने किया, पेरिस एग्रीमेंट अब क्या किया इसको भी हल्का चाहे तो आप मेंशन कर सकते थे हल्का साइड में कीवर्ड्स के फॉर्म में। रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन है तो इसमें एफॉरेस्टेशन है, तो ये चीज़ें हल्का सा मेंशन कर सकते हैं कि अभी रिसेंटली यदि कोई इनिशिएटिव ले आ गया उस फील्ड में तो उसको हल्का सा आप कोट कर सकते हैं, है ना। आई एम श्योर गॉट द पॉइंट। तो डिस्कशन को भी वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स सो मच, थैंक्स लॉट।